चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसका शीर्षक है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। यानी कि अंग्रेजी साहित्य में ड्रामा एक बहुत महत्वपूर्ण एक अलग पार्ट है। नोवेल एक अलग पार्ट है, शॉर्ट स्टोरी एक अलग पार्ट है और स्टोरीज अलग है ना। बहुत सारी चीजें लिटरेचर में कराएंगे तो साहित्य में कोई भी भाषा का। तो ड्रामा का नाटक कैसे स्टार्ट हुआ, प्लेज, उसके बारे में हम लोग कुछ परिचय पहले पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंट्रोडक्शन, परिचय। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग थिंग डन। ड्रामा का शब्द जो आया है एक मीनिंग से आया है, एक वर्ड है, उसका मतलब होता है, यानी कि सिंपल यह जो वर्ड है ड्रामा, इस ड्रामा कोई पूछेगा कि क्या अंग्रेजी शब्द है, कदापि नहीं, यह एक ग्रीक वर्ड है। अ ग्रीक वर्ड, मिस्र देश का एक शब्द है, अ ग्रीक वर्ड, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है, इंग्लिश अर्थ, इंग्लिश मीनिंग थिंग डन। कोई काम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? थिंग डन। कोई चीज किया गया, थिंग डन। इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग को आज मिला कि यह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है थिंग डन। कौन सा? ये शब्द ड्रामा नामक जो वर्ड है, यह टर्म है, इसका मतलब होता है थिंग डन। याद हो जाएगा, एक नंबर यह पहला। तो एक नंबर का तो ऑब्जेक्टिव बन गया, क्लियर। दूसरा, and the things it does, the thing done and the things it does as with acting create a world apart, a world model on ours। जो थिंग डन करता है, यानी कि इसका परिभाषा कर रहा है कि क्या करेगा। दो चीज, पहला लिखा है कि द थिंग्स इट डज, जो चीज यह करता है, लिखते जाएंगे द थिंग्स इट मतलब ड्रामा में जो वस्तु किया जाता है, जो काम किया जाता है, इट डज। अरे समझ में, ड्रामा जब करेंगे तो जो काम होगा उसको कर रहा है, द थिंग्स इट डज, यानी ड्रामा जो करता है। दूसरा, एज विथ एक्टिंग, इसमें क्या किया जाता है? रोल प्ले किया जाता है, एक्टिंग, एज विथ एक्टिंग, एक्टिंग के साथ, यानी कि रोल प्ले, सिंपल में रोल प्ले, भूमिका निभाना। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज सीखना है, लाइन बाय लाइन। क्रिएट अ वर्ल्ड अपार्ट, एक नई दुनिया दिखाता है, एक नई दुनिया, लगता है कि सही में हम लाइव कोई चीज देख रहे हैं, एक नई दुनिया, तो एक नया इमेजिनेशन निकालता है। क्रिएट अ वर्ल्ड अपार्ट, वर्ल्ड अपार्ट, वर्ल्ड अपार्ट, क्लियर है। मॉडल ऑन आवर्स, मॉडल मतलब जो हमारे जीवन के आधार पर होता है। मॉडल मतलब क्या होता है? ये जो भी नाटक होगा ये हमेशा किसी न किसी सामाजिक मुद्दे पर, तो इसको बोलते हैं मॉडल ऑन, नंबर ए, सोशल इशू, सामाजिक मुद्दों पे बनता है कि नहीं नाटक। इश्यूज लाइक, एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल मदर्स लव, नाटक देखा है माँ के प्यार पे, मदर्स लव, है ना। दूसरा जो मुद्दा है, गरीबी पे भी बन सकता है नाटक, पॉवर्टी, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। चौथा जो अभी फेमस है, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है ना, रोजगार पे भी तो बन सकते हैं। अब पांचवा, लाइफ ऑफ पॉलिटिकल लीडर, लाइफ ऑफ, एक राजनीतिक जीवन में कैसे कैसे नेता अपने कुर्सी को पाने के लिए क्या क्या गलत से गलत काम और अच्छे से अच्छे काम को करता है, पॉलिटिकल लाइफ। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। दहेज प्रथा पे बना सकते हैं, डाउरी सिस्टम बन सकता है कि नहीं बन सकता है, दिखाने के लिए, आने वाली जनरेशन को बताने के लिए। सती प्रथा बन सकता है ना। और जो पेड़ को बचाता था एक आंदोलन, उसको क्या बोलते हैं, झारखंड में जो हुआ था चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, पेड़ को बचा रहा था। तो ऐसे ऐसे नाटक हम लोग कर सकते हैं। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, इसको बोलते हैं मूवमेंट, चिपको आंदोलन। तो ये सब सामान्य, कहने का मतलब कि सबसे पहले ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है थिंग डन, और इसमें क्या किया जाता है, द थिंग्स इट डज, जो काम यह करता है वह किस रूप में किया जाता है, नाटक करके, एक्टिंग करके, रोल प्ले करके, हर एक किरदार का भूमिका निभाया जाता है, यही ना। आगे,
तीसरा में कर रहे हैं कि ये एक नई दुनिया बनाता है। अगर हम इसको देखेंगे पर्दा में लग रहा है हम लोग कहाँ खो चुके हैं। जैसे मूवी देखते हैं तो लगता है सही में हमारे सामने में हो रहा है, उसी तरह ड्रामा देखते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे आंखों के सामने फ्लैश होने लगते हैं कि ऐसा सच घटना है। लेकिन कह रहा है कि इट इज मॉडल ऑन अस या ऑन आवर ओन, हम लोग के ऊपर ही आधारित रहता है, मॉडल रहता है। क्या रहता है? मॉडल रहता है। जैसे सामाजिक मुद्दा, खास करके गरीबी, बेरोजगारी, एक पारिवारिक जीवन कैसे आजकल बीत रहा है, सबसे बढ़िया ये दहेज प्रथा को दिखाना, चिपको आंदोलन को दिखाना, या कुर्बानियां पे दिखाना, आजादी भी दिखाना, भारत को आजाद करने के कितने हमारे पुरुष और महिलाएं क्या किए? कुर्बानियां दे दी। क्लियर है? अब बुक दीजिए। लाइट चला गया है ना, सुविधा हम लोग के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल लाइए, ये देख रही है, ठीक। The two words drama and play are synonyms, but in our country the word drama is more popular than the word play. सुनो ध्यान से। कह रहा है नाटक के लिए दो अंग्रेजी में शब्द हैं, प्ले और ड्रामा। इन दोनों में से हमारा भारत समाज में ड्रामा सबसे फेमस शब्द है। वही कह रहा है द टू वर्ड्स ड्रामा एंड प्ले आर synonyms, but in our country the word drama is more popular than the word play. कह रहा है कि इसके लिए दो शब्द हैं, ड्रामा और नाटक, ड्रामा और प्ले, जो दोनों परिवाची हैं, दोनों आपस में क्या है? परिवाची शब्द है। लेकिन परंतु हमारे देश में शब्द ड्रामा जो है बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय है। द वर्ड प्ले नहीं है, या प्ले से ज्यादा लोकप्रिय कौन शब्द है? ड्रामा। भारत में क्या है? ड्रामा। आगे, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नाटक। क्या बोलते हैं? नाटक। ड्रामा इज नॉट सोलली, खरीद ली बुक है, कब खरीदोगी? खत्म हो जाएगा था अब, कल खरीद के लाना, नहीं तो नहीं पढ़ने आना यहाँ। कल टेस्ट होगा, कल नहीं छोड़ेंगे तुम लोग को। 10th वाला को कल नहीं, परसों ना, संडे को टेस्ट होगा दोनों का, तब लास्ट क्लास होगा, फिर अगला संडे से छुट्टी रहेगा। ड्रामा इज नॉट सोलली अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ड्रामा कह रहा है कि यह केवल एक साहित्य का रूप नहीं है। इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, केवल एक रूप ही नहीं है। इट इज एट वंस लिटरेरी आर्ट एंड रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, यह एक शैक्षणिक कला है और प्रस्तुत करने वाला कला है। एज लिटरेरी आर्ट प्ले इज मेड ऑफ वर्ड्स, ध्यान से सुनो, इसको मिटा देता हूं। कह रहा है कि ड्रामा इज नॉट सोनली अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। सबसे पहला लोग सोचते हैं कि ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, केवल यह साहित्य का एक रूप नहीं है। बात सही है कि यह साहित्य का एक अंग है, हम पहले ही बताया है, इट इज अ फॉर्म, अ पार्ट ऑफ लिटरेचर बोले हैं। उसी तरह कह रहा है कि ड्रामा केवल साहित्य का एक भाग नहीं है या एक रूप नहीं है, बल्कि ड्रामा इज इट एट वंस, एक समय लिटरेरी आर्ट था। क्या था? साहित्यिक आर्ट, LITERAY, लिटरेरी आर्ट इसको बोला जाता है। लिटरेरी आर्ट था एंड रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, और तीसरा इसको बोलते थे रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। अरे समझ में, ये दो प्रकार की कला था। एक साहित्यिक कला बोल सकते हैं, यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ, यानी किताब में आता था, और एक है कि नाटक करके, रिप्रेजेंट करके, प्रस्तुत करके स्टेज पर। अरे समझ में, ड्रामा दो प्रकार का हो सकता है, एक किताब में लिखा तो ये भी ड्रामा हुआ, और इसको एक्टिंग करके किए तो कौन सा ड्रामा होगा? एक कला हो गया। दो कला, एक लिटरेरी कला और एक रिप्रेजेंटेशनल कला, प्रस्तुतिकरण करके, एक्टिंग करके। आगे, एज लिटरेरी आर्ट प्ले इज मेड ऑफ वर्ड्स, क्यों? क्योंकि लिटरेरी आर्ट जो प्ले होता था या जो नाटक होता था, ये शब्दों से बना होता था। किस चीजों से? शब्दों से। और वाक्य तो शब्द से ही बने होते हैं, मेड ऑफ वर्ड्स। क्लियर? और ये मेड ऑफ वर्ड्स तो होते ही थे, इसमें दोनों होंगे, वर्ड्स प्लस एक्टिंग, यही कला है। वर्ड प्लस एक्टिंग हो गया रिप्रेजेंटेशनल, और केवल शब्दों का प्रयोग करके लिखेंगे तो हो गया लिटरेरी आर्ट्स। क्लियर? कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसमें जरूरी है, ड्रामेटिक एलिमेंट्स। नाटक की जब करेंगे तो उसमें कुछ तत्व हैं जो अति आवश्यक हैं। इसको मैं एक सेल बना देता हूं, इस पार्ट में लिख देता हूं, स्क्वायर में। इसका नाम दिया है, कुछ तत्व हैं ड्रामेटिक एलिमेंट्स, ड्रामेटिक एलिमेंट्स।
नंबर 1 प्लॉट, PLOT प्लॉट। नंबर 2 कैरेक्टर, नंबर 3 डायलॉग, डायलॉग्यू या डायलॉग बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे डायलॉग। गेस्चर, शरीर का गेस्चर, गेस्चर्स। उसके बाद सीनिक इफेक्ट्स, सीन जो होता है दृश्य, उसका प्रभाव, कैसे इफेक्ट, कैसे प्रस्तुति करेंगे, कैसे स्टेज को सजाएंगे, कैसे लाइट मारेंगे, कौन कौन सा सजावट चढ़ेगी। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है म्यूजिक और सोलो क्यू, सोलिलोक्यू, सोलिलोक्यू। ठीक है, रही बात इसका तो मैं बता देता हूं, पहले इतना पहले समझना है। प्लॉट का मतलब क्या होता है, प्लॉट बनाना, यानी कि सबका अपना अपना प्लॉट रहेगा कि तुमको इतना तक नाटक करना है, इतना स्पीच बोलना, प्लॉट दिया जाएगा। खेत का होता है, खेत का मतलब तुम्हारा इतना टुकड़ा, इतने जमीन है, उसी तरह प्लॉट पहले जितने भी इसमें एक्टर होंगे, कैरेक्टर्स मतलब वही एक्टर जो एक्टिंग करेगा, उन लोगों को प्लॉट दिया जाएगा कि अपना अपना स्लॉट में, अपना अपने स्लॉट में प्लॉट को निभाना है। अरे समझ में, स्लॉट मिलेगा, अपना प्लॉट को निभाना है। और इसमें कैरेक्टर्स रहेंगे, कैरेक्टर में दोनों हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल, लड़का या लड़की दोनों। स्कूल में अगर ड्रामा होता है तो बॉयज एंड गर्ल्स, या बड़े जो होते हैं दशहरा में ड्रामा, उसमें मेल या फीमेल दोनों मिलके कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये मेन चीज है। यहां से स्टार्ट हो रहा है, पहला अपना प्लॉट ले लो, दूसरा भूमिका निभाने वाला, तीसरा इस प्लॉट में जो मिलेगा ड्रामा करने का, उसमें डायलॉग होता है, जिसको डायलॉग कहता है, डायलॉग या डायलॉग बोलते हैं। उसके बाद गेस्चर, गेस्चर मतलब पढ़ा रहे हैं तो मेरा हाथ दिख रहा है, इधर उधर मुंह बढ़ रहा है, इसी क्या बोलेंगे गेस्चर। गेस्चर का मतलब बॉडी मूवमेंट, मनोभाव या शारीरिक भाव, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं वो तुम्हारा गेस्चर एकदम क्लीन होना चाहिए। मनोभाव या शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बॉडी लैंग्वेज सीखना है, कैसे एक्टिंग करना है, बॉडी लैंग्वेज। क्लियर है। उसके बाद सीनिक इफेक्ट है, कैसे सजाना है एकदम स्टेज को, कैसे एंट्री मारना है, कब एंट्री मारना है, घंटी लगेगा कि म्यूजिक बजेगा कीबोर्ड से कि गिटार से, कब एंट्री मारना है। सीनिक इफेक्ट ने पूरा दृश्य को सजा देना, उसका प्रभाव। जैसे एडिटिंग करते हैं फोटो में तो कैसे इफेक्ट डालते हैं, लाइट इफेक्ट, तो थीम इफेक्ट ना, मुंह पातर तो ओठ पातर, ऐसे करते हैं ना हम लोग। उसी तरह म्यूजिक, म्यूजिक मतलब साइड में म्यूजिक यंत्र तो अति आवश्यक है, बिना म्यूजिक का ड्रामा होगा नहीं। आइए क्या है, सोलिलोक्यू, सोलिलोक्यू, क्यू वाई साइलेंट हो जाएगा, इसको हम देखकर बता देंगे। आगे बढ़े, रुकावट नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रहे तो उसको छोड़ देंगे, लेट गो करेंगे, फिर कल इसको रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, तो इसमें समझ में आ गया संगीता, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होगा भी तो खुद से पढ़ना है, सीनियर स्टूडेंट है तुम लोग। जीसस, चलिए आगे बढ़े। द फंक्शन ऑफ वर्ड्स और ऑफ लिटरेरी एलिमेंट्स इन ड्रामा विल वेरी। ये जो एलिमेंट्स था, ये स्टेज वाला का हम बात कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन वाला में इतना चाहिए था, लेकिन वर्ड वाला ड्रामा में, वर्ड वाला जो बुक में किताब छप रहा है, उसके एलिमेंट हो सकता है ये वाला ड्रामा से वैरी करे। वैरी करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना वैरी। क्या क्या वैरी करेगा, करैक्टर उसमें भी रहेंगे लेकिन उस शब्दों में रहेंगे, है ना। उसमें भी लाइट इफेक्ट रहेगा लेकिन इमेजिनरी रहेगा। ये लाइट जला तो हीरो एंट्री किया, जब पोस्टर फाड़ निरहुआ, टेम्पू लेके पार हो जाता है, होता है ना टेम्पू लेके निरहुआ, उसी तरह हीरो इसमें भी इमेजिन करके जो लेखक होते हैं वो लोग लिखेगा। लिखा कि द फंक्शन ऑफ वर्ड्स और ऑफ लिटरेरी एलिमेंट्स इन ड्रामा विल वेरी, उसमें वेरी कर सकता है। किसमें, लिटरेरी आर्ट वाला ड्रामा में हम बात कर रहे हैं, या लिटरेरी प्ले में। इन सम प्लेस द एक्टर्स आर ऑफ फर्स्ट इंपोर्टेंस एंड द वर्ड्स प्ले अ नेग्लिजिबल पार्ट। करके कुछ नाटक में जो एक्टर होते हैं, मेन भूमिका निभाने वाले, जैसे शाहरुख खान या जो भी हो, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं, शाहरुख खान या जो भी हो, जो मेन चीज होता है, इन सम प्लेस द एक्टर्स आर ऑफ फर्स्ट इंपोर्टेंस, सबसे महत्व किसको दिया जाता है, हीरो। और एक कर लागल बा फिल्म चले के टिकट कटावे के कर, तो हीरो के, कभी हीरोइन के नाम नहीं लगता, एक्टर का, जो नायक होते हैं एक्टर्स का पहला महत्व दिया जाता है। दूसरा, एंड द वर्ड्स प्ले अ नेग्लिजिबल पार्ट, जबकि वर्ड्स में इसका उतना कोई महत्व नहीं रहता है कि किसी को इंपोर्टेंस दिया जाए। लेकिन हाँ, कहानी में जिसका बार बार जिक्र आएगा, जैसे हल्कू वाला प्रेमचंद जी का कहानी में है ना, पुष्प की रात आज जनवरी में, तो उसमें हल्कू का बार बार जिक्र किया गया, तो वहां मेन हीरो कौन हो जाएगा, हल्कू हो जाएगा।
तो होगा ना जी। जैसे इंग्लिश का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, प्रभावित कौन करने लगा, तो एंग्लो एंग्लो इंडियन एंग्लो सैक्सन्स लोग थे, तो वो हीरो हो सकते हैं। उसी तरह कह रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशनल जो था उसमें उसका एक्टर में लीड में आ जाता है, और इसमें नेग्लिजिबल पार्ट रहता है, यानी कि उसका कोई गिनती नहीं होता है इसमें। द वर्ड्स प्ले और नेग्लिजिबल पार्ट इन द अदर प्लेज, और दूसरे नाटक में द वर्ड्स आर ऑफ प्राइमरी इंपोर्टेंस। हाँ, इसमें इंपोर्टेंस दिया जाता है, बार बार टीचर कहेगा कि देखो ये बार बार ये वर्ड आ रहा है, हल्कू आ रहा है, इसका मतलब कि यही मुख्य भूमिका निभा रहा है इस कहानी में। आ रहा है समझ में? आगे इन द अदर प्लेज, दूसरे नाटक में या दूसरे ड्रामा में, द वर्ड्स आर ऑफ प्राइमरी इंपोर्टेंस। शब्द क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, या प्राइमरी रूप से प्राथमिकता दी जाती है। एज इन सम ऑफ जीबी साउस प्लेज, कुछ लेखक हैं उनका नाम है जीबी साव, जी साव के द्वारा जो भी नाटक होगा गूगल में देख लीजिएगा, उनके प्लेज में इंपोर्टेंस दिया गया है प्राइमरी इंपोर्टेंस वर्ड्स को, प्राइमरी इंपोर्टेंस वर्ड्स को दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह एक लिटरेरी आर्ट है, किताब का नाटक है, यही ना, लिटरेरी आर्ट। खत्म कहानी, आ गया। The words used in a drama may be either verse or prose, but whichever form is employed, the general purpose of the drama must be served। कह रहा है कि इस नाटक में या कोई भी नाटक में जो भी दो चीज, पहला क्या, वर्स यानी जो पद उसमें बोला जाता है, और दूसरा प्रोज जो कहानियां रहती है उसमें, उस दोनों को क्या कह रहा है कि द वर्ड यूज्ड इन अ ड्रामा, किसमें यूज किया जाता है, ड्रामा में, वर्स एंड प्रोज, वर्स एंड प्रोज, बट विच एवर फॉर्म इज इम्प्लॉयड, किसी भी रूप में इसको हम इम्प्लॉयड करें या लागू करें। इम्प्लॉयड करना मतलब क्या, लागू करना, किसी भी चीज को इसको हम अपनाएं, लागू करें या एक्टिंग करें या कहानी में लिखे। द जनरल पर्पस, ये दोनों को बोलने का जो ड्रामा का जो सामान्य उद्देश्य रहता है ड्रामा का, तो जनरल पर्पस सामान्य उद्देश्य, ड्रामा करने का उद्देश्य क्या रहेगा कि लोगों को जागरूक करे, जनरल पर्पस या लोगों को कुछ मैसेज दे, यही ना। तो जो मुख्य उद्देश्य है या सामान्य उद्देश्य है ऑफ द ड्रामा मस्ट बी सर्व, वो जनरल पर्पस वो हमारा क्या होना चाहिए, सर्व होना चाहिए। सर्व मतलब परिपूर्ण होना चाहिए, लोगों तक वो मैसेज पहुंचना चाहिए। क्लियर? यानी कहने का मतलब है कि ड्रामा में दो चीज प्रयोग करते हैं, वर्स हो, प्रोज हो, डायलॉग हो या एक्टिंग हो, उससे एक ही जो उसको ऐसे लागू करे या ऐसे लोगों के सामने पेश करे, वो ड्रामा नाटक के माध्यम से पेश करे या कहानी में लिख कर पेश करे, स्टोरी में, किताब में, उसका जो मेन उद्देश्य है या सामान्य उद्देश्य है वो लोगों तक सर्व होना चाहिए। सर्व का मतलब लोगों के सामने परोस देना चाहिए। खाना कैसे परोसते हैं, कोई आता है गेस्ट, हम सर्व करते हैं, उसी तरह ऐसे उसको ढाल लेना है, उसके प्रोज को, उसके वर्स को, उसके डायलॉग को, ड्रामा में ऐसा एक्टिंग करना है, ऐसा रोल निभाना है कि आम जनता तक या जिसके लिए वो ड्रामा किया जा रहा है उस जागरूकता तक, उस लोगों तक, पीपुल तक उसका सामान्य उद्देश्य या सामान्य पर्पस को क्या कर सके, सेवा में लाया जा सके या उसका सर्व कर सके, परोस सके। क्लियर? नेक्स्ट, इट हैज अ प्लॉट, कैरेक्टर एंड डायलॉग। ड्रामा में क्या क्या होता है, प्लॉट, कैरेक्टर एंड डायलॉग। पहले हम पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना जी, ड्रामेटिक एलिमेंट। ड्रामेटिक एलिमेंट कितने थे, याद है किसी को? बताइए ऐसे अंदाज पर कितना कंसेप्ट इसमें सेव हुआ। प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक, सोलिलोक्यू, जो नया वर्ड है उसी को पहले याद करो, सोलिलोक्यू, सोलिलोक्यू, म्यूजिक और सीनिक इफेक्ट, बस। और सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स। ठीक है, गेस्चर्स। तो उसी तरह करें, ड्रामा में तीन चीज इंपॉर्टेंट है, और पहले भी हम लिखवा चुके हैं ड्रामेटिक एलिमेंट। पहला नंबर प्लॉट मिलेगा तुमको, क्या करना है, उसका ऊपर जो कैरेक्टर निभाना है, CHARACTER, और तीसरा है डायलॉग बोलना रहता है ना जी, डायलॉग। क्लियर है? प्लॉट, कैरेक्टर एंड डायलॉग, तीन चीज। इन अ प्ले कैरेक्टर्स अपीयर एंड इवेंट्स हैपन विदाउट एनी इंटरमीडिएट कमेंट और एक्सप्लेनेशन। कह रहा है कि जैसे ही एक्टर घुसता है तो लोग समझते हैं ड्रामा चालू, ताली स्टार्ट करना होगा और ठंडा में साल को फेंकना होगा, इतना गर्मी हो जाएगा ड्रामा देख, होता है ना जी, एक्साइटमेंट आ जाता है, एंटरटेनमेंट आता है। वही कह रहा है कि इन अ प्ले कैरेक्टर्स अपीयर, जैसे ही
एक्टिंग करने वाला कैरेक्टर, भूमिका निभाने वाला प्रतीत होता है, दिखाई देने लगता है, इवेंट्स हैपन, घटना घटने लगते हैं, घटना घटने लगते हैं मतलब उसका क्रम चालू हो जाता है ड्रामा का, विदाउट एनी इंटरमीडिएट कमेंट और एक्सप्लेनेशन, उसमें ना कोई बीच में कमेंट करता है ना कोई मैच से अनाउंसमेंट करता है, खाली दिल थाम कर बैठिए, आ रहे हैं राजाओं का राजा राजा धीराज, इतने बोल के शांत हो जाएगा। जब एक्टिंग चालू हो जाए तो माइक और म्यूजिक सब बंद, खाली म्यूजिक बैकग्राउंड बजेगा ना। तो वही कर रहा है कि जब इन प्ले एक नाटक में कैरेक्टर इंटर करता है ड्रामा पर, अपियर होने लगता है, तो इवेंट्स होने लगते हैं, तो विदाउट एनी इंटरमीडिएट कमेंट और एक्सप्लेनेशन, बीच में ना कोई टिप्पणी करता है ना कोई व्याख्या करना होता है, आपको उसके एक्टिंग से उस कहानी को समझना पड़ेगा। क्लियर? आगे ड्रामा देन ड्रामा तब ऑफर्स एज अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स इमेजिनेटिव रियलिटी, तब ड्रामा हमको एक काल्पनिक दुनिया में लेकर चल जाती है, काल्पनिक जो वास्तविकता होती है कि हम लोग कल्पना में खो जाते हैं, और वहां पर ड्रामा में डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होता है, एकदम साक्षात रूप से एकदम प्रस्तुतिकरण होता है, और हम लोग एक नई दुनिया में खो जाते हैं। उसका नाम दिया है ऑफ इट्स इमेजिनेटिव रियलिटी, काल्पनिक दुनिया का वास्तविकता हम लोग देखने लगते हैं, और लगता है कि सच में ऐसी घटनाएं हमारे आंखों के सामने हो रही है, या हो चुकी है, या हम लोग अनुभव कर चुके हैं समाज में रखे, यही ना हो सकता है जी। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस सेंस, और इस तरह हम समझेंगे इस तरीके से कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। जब ड्रामा, वही शुरू में ही बताते हैं परिभाषा की, यह जो अभी हम बात कर रहे हैं यह रिप्रेजेंटेशनल का बात कर रहे थे, लेकिन यहां जो बात कर रहे थे जीवी साव का नाटक या शेक्सपियर का नाटक, वो क्या था? लिटरेरी आर्ट था। ये सब जो था ये रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, हमेशा याद करना है, दो ही चीज पे जोर दे रहा है बार बार, रिप्रेजेंट लिख के रिप्रेजेंटेशनल, टेशनल जोड़ देना है, आर्ट, यानी कि स्टेज पे करे वाला जो प्रोग्राम होगा वो रिप्रेजेंटेशनल होगा, और बुक्स में जो रहेंगे वो हमारा लिटरेरी आर्ट होगा। क्लियर है? आगे, इट इज ऑल्सो कंपोजिट आर्ट, यह क्या है? मिक्स आर्ट है। जो ड्रामा है मिक्स आर्ट है, इसमें लिटरेरी का भी प्रयोग होता है, वर्ड का भी प्रयोग होता है, और एक्शन का भी प्रयोग होता है ना। जैसे मान लो कोई नाटक कर रहा है तो अपना माइक उसके पास रहता है, कॉलर माइक हो या जो भी अपना वायर माइक हो या वायरलेस माइक हो या ब्लूटूथ माइक हो या इको माइक हो, तो उसमें माइक में तो आखिर वर्ड बोल रहे हैं तो लिटरेरी आर्ट में आ रहा है। इसीलिए कह रहा है कि यह जो कला है वो कंपोजिट है, कंपोजिट मतलब मिक्स्ड है, दोनों है, लिटरेरी प्लस रिप्रेजेंटेशनल, इसलिए इसको नाम दिया गया है कि ड्रामा इज अ कंपोजिट आर्ट। क्लियर? खत्म। आगे, इट कैन नॉट बी कंप्रीहेंडेड एंड एंजॉयड विदाउट द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एक्सेसरीज। कारण नाटक एक ऐसी चीज है, प्रस्तुतिकरण कला एक ऐसी चीज है कि बिना किसी एक्सेसरीज का इसका हम आनंद नहीं उठा सकते, बिना किसी मदद का इसका हम कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। कंप्रीहेंडेड मतलब समझ नहीं सकते। मान लो ड्रामा हो रहा है, केवल गोड़ हाथ हिलाएंगे, म्यूजिक नहीं बजेगा, कुछ वो बोलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? गूंगा की तरह कुछ तो गेस करके समझ सकते हैं, लेकिन परिपूर्णता मैसेज क्या कहना चाहता है, क्या सामाजिक मुद्दा पे वो नाटक चल रहा है, इसको हम समझ नहीं सकते। वही करें, इट कैन नॉट बी कंप्रीहेंडेड, दैट मींस इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड एंड एंजॉयड विदाउट द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एक्सेसरी। बाहरी कुछ एलिमेंट्स उसमें नहीं लगाएंगे, कुछ एक्सेसरीज नहीं यूज करेंगे तो फिर पता नहीं चले। एक्सेसरीज का मतलब जैसे माँ का रोल कर रहा है कोई लड़का तो साड़ी पहन लेगा, लड़की का रोल करे तो दुपट्टा ले लेगा, सूट पहन लेगा, या मान लो बकरी चराने वाले का एक्टिंग है तो धोती पहन लेंगे, गंदा कपड़ा लेंगे, यानी कि उसका रूप धारण करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल एक्सेसरीज। बाहर से कोई चीज उसमें प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज डिजाइंड फॉर परफॉर्मेंस। ये जो ड्रामा होता है प्रस्तुति करने के लिए इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है। ऐसा जो डायरेक्टर होते हैं, ड्रामा के डायरेक्टर बोलते हैं ना, गॉड इज डायरेक्टर एंड वी आर डूइंग ड्रामा इन दिस लाइफ एंड वी आर एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। ये दुनिया में मानव क्या करता है? यहाँ एक्टिंग करता है, कभी कभी दांत चिहरे करेगा ना, यानी कभी सुख कभी दुख रहता है, लेकिन भगवान क्या करता है? ऊपर से सब कंट्रोल करता है, डायरेक्ट कर रहा है, निर्देश करता है। उसी तरह डायरेक्टर जो होते हैं ऐसे डिजाइन करते हैं परफॉर्मेंस के लिए ऑन द स्टेज। इट इज डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज एंड नॉट फॉर पर्सनल पर्सुअल, सॉरी पर यूजल एक नया वर्ड, इसको भी नोट कर लो जो जस्ट डाला है, पर यूजल, इसका देख लीजिएगा जरा। परयूजल है, एक और मीनिंग छोड़े थे सोलिलोक्यू। ये सब होमवर्क है, जो जो मैं इंपोर्टेंट कर रहा हूं ये बाद में बहुत काम देगा। सोलिलोक्यू दोनों वर्ड नोट कर लीजिए। सोलिलोक्यू
और परयूजन। क्लियर है? करे कि इट इज डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस, या प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार किया जाता है स्टेज पर, एंड नॉट फॉर पर्सनल परयूजल, यह मतलब व्यक्तिगत काम के लिए नहीं होता है। नाटक कभी व्यक्तिगत हो सकता है? उसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं और समाज के लिए दिया जाता है, सूचना पहुंचाने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए। क्लियर है? तो होमवर्क में 2 मीनिंग दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा परयूजल और सोलिलोक्यू का अर्थ क्या होता है, कल खोज के बताइएगा। नेक्स्ट, इट इज डिजाइन फॉर रिप्रेजेंटेशंस बाय एक्टर्स हु इम्पर्सनेट इट्स डिफरेंट कैरेक्टर, यह ऐसा डिजाइन किया जाता है प्रस्तुतिकरण करने के लिए जो एक्टर अपने आप को इम्पर्सनेट करता है, अपने आप को उसमें ढाल लेता है। इम्पर्सनेट करना मतलब उसमें डूब जाना, अभिनय में एकदम डूब जाना। इम्पर्सनेट कर लेगा इन डिफरेंट कैरेक्टर्स। वही व्यक्ति आज बूढ़ा का रोल करेगा और कल उसका रोल शायद दूसरा मिला हो, जवान लड़का का मिला हो, कल गरीब आदमी का मिला हो, धनी का मिला हो, डॉन का मिला हो, बंदूक वाला का मिला हो। रहता है ना, एक्टिंग एक से एक रहता है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, था ना जी। तो उसी तरह बहुत सारे एक्टिंग है, इम्पर्सोनेट हो जाता है, अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। तो इसका भी मीनिंग लिख लीजिएगा, ये सब छाटते रहिए। जो वर्ड है इंपोर्टेंट, इम्पर्सोनेट करना, इम्पर्सोनेट, ठीक ना, अपने आप को अभिनय में डुबा लेना, ढाल लेना। इम्पर्सोनेट इट्स डिफरेंट कैरेक्टर, विभिन्न भूमिकाओं में अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है। पेज नंबर 41 पे आ गए, पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ेंगे। पेज नंबर 41, यहां तक समझ में आया? ये परिचय ही अभी चल रहा है, अभी दूसरा टॉपिक नहीं चल रहा है। परिचय के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी परिचय हम लोग 2 चीज को देखें, एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट क्या है और लिटरेरी आर्ट क्या है। ड्रामा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कहां से उत्पन्न हुआ है और इसमें क्या क्या किया जाता है, या ड्रामेटिक एलिमेंट्स क्या है, तत्व क्या है। क्लियर है? अगर हम क्वेश्चन पूछ दें कि डिफरेंस, राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट एंड लिटरेरी आर्ट, तो हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा ना। उसमें वर्स प्रोज यूज करते हैं और नाटक में प्लॉट, म्यूजिक, सोलोलिक्यू, जो भी जितना भी एलिमेंट्स लिख देना और उसमें इसमें कर देना, उसमें नहीं कर देना, लिख देना अवेलेबल नॉट अवेलेबल, हो गया सिंपल 5 नंबर पे या 2 नंबर का, जो भी हो। नेक्स्ट 41 में, ड्रामा थ्राइव्स ऑन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट। मिटा दूं, मीनिंग एक साइड रहने दीजिए, वर्ड मीनिंग रहना जरूरी है। कह रहा है कि ड्रामा जो है थ्राइव्स करता है, प्रभाव डालता है, THRIVS, थ्राइव्स। ये भी एक अच्छा वर्ड है, जहां मैं स्टार लगा लिया समझो उसको नोट करना अति आवश्यक है। ड्रामा थ्राइव्स करता है किस चीज पर? ऑन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट, आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट, आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट, स्वयं को डिटैच करना है। ये नहीं कि जैसे मतलब को नाटक मिला बूढ़ा बनने के लिए, तो नहीं डायरेक्टर साहब हम नहीं करेंगे, हम जवान है, चाहे हम बूढ़ की एक्टिंग करेंगे। इसका मतलब कि अपने आप को खोना पड़ेगा, डिटैच करना पड़ेगा। जो आपको रोल दिया जा रहा है उस रोल में अपने आप को ढालना है। डिटैच करना मतलब क्या हो गया? अपने आप को, अपने गर्व को, अपने घमंड को तोड़ के जैसा एक्टिंग कर रहा है वैसे एक्टिंग में हमको क्या करना पड़ेगा, रोल प्ले करना पड़ेगा। डिटैच करना, सेल्फ मतलब आत्म को, आत्म सम्मान को छोड़ के वैसा एक्टिंग करना पड़ेगा। अगर कोई कहेगा नहीं हम सूट बूट पहन के आए, हम नहीं धोती पहनेंगे, हम सही एक्टिंग करेंगे बूढ़ा का, तो सूट बूट में बूढ़ा का एक्टिंग होगा जी? धोती पहनना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा बच्चों, ऐसे करना पड़ेगा। आगे, अ गुड ड्रामाटिस्ट लाइक शेक्सपियर ट्रीट्स हिज कैरेक्टर विथ गॉड लाइक इम्पार्शियलिटी। सुन लो, एग्जाम्पल के समझा रहा है। इसमें आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट होना चाहिए। ड्रामा इस पे ज्यादा जोर देता है। ड्रामा क्या थ्राइव्स करता है, क्या बोलते हैं उसको, जोर देता है, जोर देता है कौन सा कला पर? सेल्फ डिटैचमेंट पर। आगे, अ गुड ड्रामाटिस्ट, एक महान ड्रामाटिस्ट है, नाटककार है, उनका नाम है मिस्टर शेक्सपियर। क्या नाम है? मिस्टर शेक्सपियर। इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे मिस्टर शेक्सपियर। या आप लोग जानते हैं अंग्रेजी साहित्य के सम्राट किसे कहा जाता है? शेक्सपियर साहब को कहा जाता है, जिन्होंने अपने बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे नाटकों के माध्यम से बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर या रियलिटी को दिखाने की कोशिश की है। अ गुड ड्रामाटिस्ट लाइक शेक्सपियर ट्रीट्स हिज कैरेक्टर। इनके ड्रामा में, किनके ड्रामा में? शेक्सपियर के ड्रामा में जो भी कैरेक्टर निभाया गया है या किताब के माध्यम से बताया गया है,
जैसे कल हम बताए थे कुछ ड्रामा का नाम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबोथ था ना, ओथेलो, और क्या था, किंग लियर, चार वो था ना शेक्सपियर का। तो उसी सब ड्रामा में करेक्टर जो होते थे वो करेक्टर विथ गॉड लाइक इम्पार्शियलिटी, करेक्टर विथ गॉड लाइक इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। इम्पार्शियल मतलब होता है ना पक्ष लेना किसी का, इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता। ये मैंने लिख लीजिएगा, स्टार डाल देते हैं, निष्पक्षता। यानी कि ऐसे गौर लगने मतलब करेक्टर निभाया गया है जो निष्पक्ष था, जो किसी का मतलब पक्ष नहीं लेकर एक सामाजिक मुद्दा, गरीबी दिखा रहा है तो गरीबी का दिखाएगा, बेरोजगारी दिखाए तो बेरोजगारी, कोई न पार्टी से मतलब था, न दुनियादारी से मतलब था, न कोई समुदाय से मतलब था। इनके ड्रामा में जो प्ले रोल करता था वो निष्पक्षता रूप से गॉड लाइक, ईश्वर कैसे निष्पक्ष है, किसी का मतलब सपोर्ट नहीं करता है, ईश्वर एकदम न्याय करता है उसके अपने अनुसार, उस किसी के सपोर्ट में नहीं। यानी कि इनके अंदर जो भी ड्रामा करेक्टर होते थे वो निष्पक्ष होते थे, इम्पार्शियलिटी होता था, लाइक गॉड। एक करेक्टर दिया है, विथ गॉड लाइक इम्पार्शियलिटी, विथ गॉड लाइक इम्पार्शियलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ा जाए। In a drama, the different parts of plot or of what we generally call the dramatic structure are known as exposition, complication, crisis, denouement, catastrophe, conclusion, etc. अब ढूंढ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लेना पड़ेगा। मिटा दो इतना, टाइम है अभी, खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। इसके पहले हम पढ़े हैं ड्रामेटिक एलिमेंट्स। क्या पढ़े हैं? एलिमेंट्स। दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर या कह रहा है इन ड्रामा द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लॉट, या इसका दूसरा नाम है पार्ट्स ऑफ प्लॉट। क्या बोलेंगे इसको? पार्ट्स ऑफ प्लॉट। जो प्लॉट मिला है उन लोग को नाटक करने का अपना अपना भाग, उसका कुछ संरचना है, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लॉट। वही लिखा है कि इन अ ड्रामा द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लॉट और ऑफ व्हाट वी जनरली कॉल द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। इसको दो नाम से पुकारा जाता है, या तो आप इसको ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कहिए या प्लॉट के भाग कहिए। तो कौन कौन सा भाग है? नंबर 1 लिख लीजिए, एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन या शुरुआत का घटना, और इनिशियल इंसिडेंट, शुरुआत में जो इवेंट घटेगी, एंट्री मारेगा हीरो, उसको बोलेंगे एक्सपोजिशन हो रहा है नाटक में। मतलब भाग है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, संरचना है। दूसरा है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन राइजिंग एक्शन, यानी कि नाटक शुरुआत हो गया, राइजिंग एक्शन। शुरुआत तो इसी में हुआ, मतलब एकदम स्पीड पकड़ लिया, एकदम एकदम डूब गया। उसके बाद तीसरा क्राइसिस, बीच में कोई ऐसा घटना घटी जो टर्न कर देता है, स्टोरी को बदल देता है ना, मोड़ देता है कि नहीं, स्टोरी में अचानक बदलाव आ जाता है, तो उसको बोलेंगे टर्निंग पॉइंट। अचानक मोड़ हो जाएगा, नाटक चल रहा था खुशी में, बीच में दुख वाला सीन आ जाता है, टर्निंग पॉइंट। आ रहा है क्लियर समझ में? चौथा है डिनोयूमेंट। डिनोयूमेंट, डिनोयूमेंट मतलब फॉलिंग एक्शन, गिरता भी तो है लोग, फॉलिंग एक्शन को बोलते हैं। पांचवा है कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी मतलब ट्रेजेडी, दुख का सीन आ जाता है, इन अ ट्रेजेडी, दुख का सीन। और लास्ट एंड फाइनल है, लास्ट में कंक्लूजन, मैसेज दिया जाता है, कंक्लूजन इन अ कॉमेडी, और लास्ट में हंसी पूर्वक समझाया जाता है मैसेज इन अ। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 5 नंबर नहीं तो 2 नंबर का भी पूछेगा तो इसको रट्टा मारना पड़ेगा।
देखिए क्या हो गया, क्या क्या देखोगी, नहीं देख रही गई गैया, गुड़ खाओगी गुड़, ला ला खा, चिची की है, ला ला बेटा, नाक पोछ दे, मम्मी पास जाओगी, चलो बंद कर दो मोबाइल, चलो बंद कर दो, आंख दिखाए, आवा चलो मम्मी पास, चलो चलो नीचे चलो, आवा बैठो भैया के पास, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो कुछ मीनिंग था, मीनिंग बताइए तो कौन कौन सा चीज छूटा था, स्पेलिंग बोलिए। सोली लोक्यू का पहले लिख लीजिए मीनिंग, लिखिए सोलोलिक्यू का मीनिंग होता है स्वागत कथन, नाटक में जो शुरू में बोलते हैं ना स्वागत कथन, स्वागत कथन इसका नाम है, लिख लेते हैं हम हिंदी में, देखिए यहां लिख देता हूं, सोलिलोक्यू, इसका क्यू क्यू ठीक पढ़ रहा था, सोलोलिक्यू है, इसका मतलब होता है स्वागत कथन। हम बता रहे हैं क्या है, इंग्लिश सुनिएगा तो समझ आ जाएगा। नाटक में मंच पर उपस्थित पात्र का अपने आप से उच्च स्वर से बात करना को ही बोलेंगे स्वागत कथन। अरे समझ में, उच्च आवाज में एकदम बात कर रहा है, बोल रहा है, एक्टिंग कर रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, सोलिलोक्यू। A speech in a play in which a character who is alone on the stage speaks his or her thoughts aloud, the act of speaking thoughts aloud in this way, यानी जोर से अपने विचार को बोलना, एक्टिंग को करना, उसको क्या बोलेंगे, सोलिलोक्यू। क्लियर है। और कौन सा मीनिंग छूटा है जी, हाँ परयूजल, परयूजल लिखिए इसका मीनिंग, परयूजल का, परयूजल द एक्टिंग, हाँ लिखिए अवलोकन, परयूजल मतलब अवलोकन, ठीक है। परयूजल मतलब क्या होता है, अवलोकन या ध्यान पूर्वक पढ़ने की क्रिया, ध्यान पूर्वक एक्टिंग करना, सिंपल में यहाँ पे क्या है, ध्यान पूर्वक अपना एक्टिंग करना, ध्यान पूर्वक पढ़ने की क्रिया अवलोकन कहते हैं, ठीक है परयूजल। और बोलो तीसरा मीनिंग क्या था, इंपोर्टेंस, इम्पर्सनेट हो जाना, ठीक। लिखिए इसका भी मीनिंग लिखवा देता है, IMPERSONAT, इम्पर्सनेट का मतलब होता है रूपारोप करना, प्राय छल करना, धोखा देने के लिए एक्टिंग करना, जैसे इसमें इम्पर्सनेट वही बोले थे, अपने आप को उसे ढाल लेना, तो यहाँ पर लिखा हुआ जो हिंदी है उसको याद कर लीजिएगा, इम्पर्सोनेट का मतलब होता है रूपारोप, यानी कि रूप ले लेना, रूपारोप करना, यानी कि अपने आप को वैसा ढाल लेना उस एक्टिंग में, उस डिजाइन में। द कॉपी द बिहेवियर एंड द वे ऑफ स्पीकिंग ऑफ अ पर्सन और टू प्रिटेंड टू बी अ डिफरेंट पर्सन, या एक्टिंग करना कि हम वैसा बन चुके, यानी सिंपल वैसा रूप ले लेना। रूपारोप करना मतलब जैसे बुढ़ा कहा तो बुढ़ा का रूप ले लेना, जवान का एक्टिंग करना है तो जवान का रूप ले लेना, महिला का एक्टिंग करना है तो महिला का रूप लेना है, छोटा बच्चा का एक्टिंग करना है तो छोटा बच्चे से आवाज बना लेना है। हटा है जी, आगे और कौन सा वर्ड छूट गया, इतना ही था, चलो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फार, यहां तक लिखा हुआ है, सो फार एज द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज कंसर्न, इतने तक हम लोग क्या कर रहे थे, कैरेक्टराइजेशन का, भूमिका का कला के बारे में ध्यान दिए, इज कंसर्न इतना देर तक। द ड्रामाटिस्ट हैज नो अल्टरनेटिव, ड्रामाटिस्ट जो नाटककार हैं, शेक्सपियर हैं, जो भी नाटक लिखते हैं या करवाते हैं डायरेक्टर लोग, उन लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, वैकल्पिक चीज नहीं रहता है, बट टू मेक हिज कैरेक्टर रिवील देमसेल्फ थ्रू स्पीच एंड एक्शन, उन लोग के पास एक ही रास्ता है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मान लीजिए ड्रामाटिस्ट है, नाटककार है, या नाटक लिखवा रहा है या करवा रहा है, तो इसके पास इट हैज नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है, नो अल्टरनेटिव, ड्रामाटिस्ट के पास कोई विकल्प नहीं है, बस एक ही विकल्प है कि जो उसमें भूमिका निभा रहे हैं वो अपने आप को रिवील कर दे, पूरा दुनिया के सामने स्टेज पर ला दे, किसके माध्यम से, दो चीज से, देयर इज ओनली टू थिंग्स, रिवील करना है, वो क्या करेगा, स्पीच, जो उसको स्पीच दिया जा रहा है, और जो एक्शन वो करेगा उस माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से दुनिया के सामने स्टेज पर अपने आप को रिवील कर दे। रिवील मतलब क्या होता है, गुप्त बातों को बतलाना, यानी अपने आप को पेश कर देना स्टेज ड्रामा पर।
क्लियर। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिप्रेजेंटेशनल आर्ट और लिटरेरी आर्ट। ड्रामा के कितने प्रकार, दो प्रकार। एक साहित्य में जो किताब में रहता है वो ड्रामा अलग हो गया, और जो स्टेज पे नाटक करते हैं उस ड्रामा को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, पैरेललिज्म। Parallelism is an outstanding feature of dramatic design and appears in the form of the reduplication of motives, interest and themes। सुन लो, एक वर्ड दिया है पैरेललिज्म। मैथ में पढ़ा हुआ ना जी, पैरेललोग्राम है। या पैरेलल का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, जो फेस करता है आमने सामने। उसी तरह ड्रामा में कह रहा है कि पैरेललिज्म इज एन आउटस्टैंडिंग फीचर, यह एक गुण है ड्रामा का, समझ से बाहर। आउटस्टैंडिंग मतलब अच्छा, स्टैंडर्डाइज। आउटस्टैंडिंग फीचर्स, इसके कुछ गुण हैं। कौन सा गुण, पैरेललिज्म उसका नाम है। कैसे, ऑफ ड्रामेटिक डिजाइन एंड appears in the form of the reduplication of motives। नंबर 1 क्या गुण है, किस तरह उस स्टेज पर अपने आप को ड्रामेटिक डिजाइन को अपेयर करना है, ड्रामेटिक डिजाइन। दूसरा appears in the form of इन्वर्टेड कॉमा में द रीडुप्लीकेशन, डुप्लीकेट करना, एक्टिंग करना, रीडुप्लीकेशन ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 A, B and C, motives, interests and themes। लिखे इतना, छट दे। जितना ये पैरेललिज्म जरूरी है उतना इक्वली महत्वपूर्ण है एक और वर्ड है द कंट्रास्ट। द कंट्रास्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक दैट पैरेललिज्म। इसको भी लिख लो जो हम लिखे हैं लाइन, फॉर्मूला इक्वली इंपॉर्टेंस है इसका। अंग्रेजी में फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन मैं फॉर्मूला बनाकर ही समझाना चाहता हूं। सुनो, पैरेललिज्म का मतलब पहले मीनिंग जान लो। व्हाट इज पैरेललिज्म इन राइटिंग, अगर लेख में लिख रहे हैं तो पैरेललिज्म क्या है साहित्य में। आंसर दिया हुआ है कि पैरेललिज्म इज द रिपीटिशन ऑफ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स इन अ पीस ऑफ राइटिंग टू क्रिएट अ हार्मोनियस इफेक्ट। एक समाज से पूर्ण प्रभाव बनाने के लिए बार बार उस ग्रामेटिकल एलिमेंट को यूज करना। वास्तविक लिटरेरी का मतलब इसका यह होता है, पैरेललिज्म का मतलब वैसा ग्रामेटिकल एलिमेंट को बार बार यूज करना जिससे हार्मोनियस इफेक्ट पड़े। उसी तरह ड्रामा में पैरेललिज्म का मतलब बार बार उस डायलॉग को दोहराना या उस पिच को, उस वर्स को, उस प्रोज को दिखलाना जो आउटस्टैंडिंग फीचर को डिसाइड करता है, यानी कि गुण को बतलाएगा ड्रामा का कि उसका ड्रामेटिक डिजाइन क्या है और वह जो अपीयर होगा उस स्टेज पर किस रूप में होगा। तो एक वर्ड दिया है रीडुप्लीकेशन ऑफ मोटिव्स, इंटरेस्ट, थीम। रीडुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, टू कॉपी।
तो नाटक जब कर रहे हैं तो उसमें टू ही कॉपी करेंगे ना, जैसे बताएं बुढ़ा का, तो बुढ़ा का एक्टिंग कर रहे हैं तो उसका रीडुप्लीकेशन ऐसे रूप में कर लेना है कि उसका जो रियल स्टोरी में जो बुढ़ा एक्टिंग कर रहा है उसका रियल मोटिव हमको पता चल जाए, जनता को पता चल जाए, मैसेज वहां तक पहुंच जाए। दूसरा, उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि लेकर एक्टिंग करना है। कैसे लेकर? मोटिव्स उसका है, उसका पूरा दिखाई देना चाहिए, उद्देश्य क्या है, दूसरा रुचि क्या है, और तीसरा जो थीम दिया गया है ड्रामा का एक विषय होता है, जैसे पॉवर्टी है, बेरोजगारी है ना, दहेज प्रथा है, ये सब जो थीम है उस थीम से रिलेटेड तुम्हारा एक्टिंग होनी चाहिए। क्लियर है? और कोई दिक्कत इसमें, डाउट? उसी तरह जितना यह इंपॉर्टेंट है उतना यह इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक पैरेललिज्म। और कॉन्ट्रास्ट क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसका हिंदी लिख लीजिए आप लोग, रीडुप्लीकेशन का मीनिंग, फिर कल नहीं कहना नहीं दिखाया गया है। रीडुप्लीकेशन कह रहा है कि इन लिंग्विस्टिक, भाषा विज्ञान में रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, इज अ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द रूट और स्टेम ऑफ अ वर्ड इवन द होल वर्ड इज रिपीटेड एग्जैक्टली और विथ अ स्लाइड चेंज। वही हम बोले कि बार बार दोहराना है, कुछ परिवर्तन करके, कुछ सजा बढ़ा के। जैसे रीस्टार्ट मूवी है तो उसका रियल लाइफ कुछ और होगा, लेकिन मूवी में पेश किया गया ड्रामा कर कर डिजिटल में सिनेमाओं घरों में या ऑनलाइन साइटों पर, तो उसमें कुछ बढ़ा चढ़ाकर स्टोरी दिखाया गया। लव एंगल को कि तैयारी करने में अगर प्रेम भी अगर रहे आपस में, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो हम भी एक से ऊंचे अधिकारी पद तक हम लोग भी जा सकते हैं, है ना। उसी तरह रीडुप्लीकेशन का मतलब बार बार दोहराना, उस डायलॉग को, मोटिव को, इंटरेस्ट को, थीम्स को। जितना ये जरूरी है पैरेललिज्म ड्रामा में, उतना जरूरी है उसका कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम जिक्र कर ही देता हूं, सुन लीजिए। कंट्रास्ट, ऐसे कंट्रास्ट मतलब सेटिंग में जाएंगे मोबाइल एडिटिंग फोटो में, कंट्रास्ट मतलब उसका लाइट बढ़ाना, डिप करना, ब्लर करना, ये सब होता है। लेकिन यहाँ लिटरेरी में कंट्रास्ट का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल और थिंग्स दैट शोज द डिफरेंस बिटवीन देम। दो व्यक्तियों वस्तुओं में तुलना जो उनमें अंतर स्पष्ट करती है। कंट्रास्ट मतलब जैसे हम हैं यहाँ लड़का, मान लो ड्रामा हमको दिया गया हम है बॉय, हमको कहा गया नहीं आज तुमको लड़की का निभाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका जितने एक्सटर्नल एक्सेसरीज है इस ड्रामा को करने के लिए, जितने इसके एक्सेसरीज, एक्सटर्नल एक्सेसरीज लाइक इसका दुपट्टा, जो भी मतलब कपड़ा या वैसा सजावट, वैसा डिजाइन, अपने आप को हम खुद इसको बॉय को क्या कर लेंगे, गर्ल बना लेंगे, तो समझो उसी को क्या बोलेंगे, कंट्रास्ट बोलेंगे। क्या करेंगे, कंट्रास्ट। वही करें कि दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में तुलना जो होता है उसको अंतर स्पष्ट करना, वैसा एकदम अपने आप को ढाल लेना है नाटक करते समय कि जो कंट्रास्ट और क्लियर स्पेस मतलब स्पष्ट दिखाई दे जनता को, जिसके पास हम लोग नाटक कर रहे हैं या जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वही लिखा है। So far as the art of characterization is concerned, the dramatist has no alternative but to make his characters reveal themselves through speech and action। जो हम बात कर रहे थे ये है कि parallelism is an outstanding feature of dramatic design and appears in the form of the replication of motives, interest and themes। याद हो जाएगा, रीडुप्लीकेशन किस चीज का करना है, मोटिव्स का, इंटरेस्ट का, और यह भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, एक नंबर यह बन सकता है। आगे, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना इसका सिद्धांत जरूरी है उतना ड्रामा में कंट्रास्ट का भी अपना नियम उतना ही महत्वपूर्ण है, इक्वली, इसलिए बराबर लिख दिया है। द कंट्रास्ट इज इक्वल टू पैरेललिज्म, यहां पर लिख दिए हैं इक्वली इंपॉर्टेंस। क्लियर है? द कंट्रास्ट इज इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब अंदर से गुण होना चाहिए, इनहेरेंट मतलब आंतरिक रूप से निहित है, आंतरिक निहित है, इन द वेरी नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विच इज द बैकबोन ऑफ ड्रामा। सुन लो, कॉन्फ्लिक्ट जो उसको एक्टिंग करने जा रहा है उसको बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट मतलब शिकार है, उससे लड़ने जा रहा है, उसको एक्टिंग करना है मतलब संघर्ष करना है, तो करे कि द कंट्रास्ट इज इनहेरेंट, अंदर की बात है, अंदर की गुण है, ये एक प्राकृतिक है जो इससे उसको जूझना पड़ेगा। जैसे एक्टिंग जो करना है उसे कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तो यह एक नेचर, एक प्राकृतिक नेचर, वेरी नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच इज द बैकबोन ऑफ ड्रामा। यही ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं? अगर ड्रामा करने जा रहे हैं, हमको बुढ़ापा का रोल दिया गया तो या महिला का रोल दिया तो महिला में एकदम डूब जाना है उस एक्टिंग में, तबे कहा गया कि ड्रामा बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण हुआ है, रिप्रेजेंट अच्छा हुआ। इसलिए इसको कहा जाता है कंट्रास्ट को कि द कंट्रास्ट इज द बैकबोन ऑफ ड्रामा। क्या है? कंट्रास्ट इज द बैकबोन ऑफ ड्रामा। लिख लो एक नंबर, यह कंट्रास्ट जो है यही बैकबोन है, ड्रामा का रीढ़ है, बैकबोन ऑफ ड्रामा। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी मतलब जैसे हमारा शरीर क्या है, एक रीढ़ की हड्डी, इसी पे शरीर अभी खड़ा है, हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को,
उसी तरह जो चीज का जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, बल होता है, उसको बोलते हैं बैकबोन। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ चला, बता दें सब। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो पढ़ के आइएगा, नहीं हो तो फिर कल हम लोग जिक्र करेंगे, मिल के पढ़ेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। कोई मीनिंग तो छूटा नहीं ना? ठीक। जी चलिए नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा। अब कुछ ड्रामा के प्रकार की तरफ हम चलते हैं, तो यहाँ पे स्टार एक डाल के पॉइंट डालेंगे, टाइप्स ऑफ ड्रामा, टाइप्स ऑफ ड्रामा। There are different types of drama. In a tragedy, the conflict terminates in a catastrophe, while a comedy leads to a happy conclusion. Tragicomedy is both tragedy and comedy. सुनो, तीन प्रकार का है। नंबर 1 ड्रामा का प्रकार, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब दुख होता है, ठीक है, ट्रेजेडी दुख वाला सीन है। तो कह रहे कि इन अ ट्रेजेडी ड्रामा द कॉन्फ्लिक्ट, जो एक्टिंग कर रहा है, द कॉन्फ्लिक्ट ट्रेजेडी, द कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट्स इन अ कैटास्ट्रोफी। ये कॉन्फ्लिक्ट किस में बदल जाएगा? कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी, ठीक है। बस इतना ही, लाइन शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ट्रेजेडी वाला ड्रामा में जो भी संघर्ष कर रहा है वो कैटास्ट्रोफी में बदल और बड़ा रूप ले लेगा दुख का। अरे समझ में? तो ये तो थोड़ा सिंपल है, लेकिन ट्रेजेडी से भी, इससे भी ज्यादा दुखित चीज है कैटास्ट्रोफी। मतलब भगवान की तरफ से, जैसे अचानक बिल्डिंग गिर जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब क्या है? गॉड की तरफ से नेचुरल चीज हो जाएगा। तो नेचुरल वाला रहेगा, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफी। अरे विध्वंस हो जाएगा, नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो दुख वाला में दुख तो रहता ही है, वो संघर्ष करेगा शुरू में, लेकिन लास्ट में जाते जाते उसका दर्दनाक एंडिंग होता है। अरे समझ में? कहानी में। दूसरा कॉमेडी, ये तो पता ही होगा, इसमें क्या बताऊं मैं। कॉमेडी वाला ड्रामा, अब कॉमेडी, इसमें क्या कह रहा है? लीड्स टू अ हैप्पी कंक्लूजन। इसका जो एंडिंग होता है, वेल एंडिंग होता है, इसको लिखेंगे हैप्पी कंक्लूजन। जैसे लिख रहे हैं वैसे शॉर्ट में आप लोग लिखिए और समझने की कोशिश करिए। ज्यादा चीजें कम समय में और कम तरीके से शॉर्ट वे में समझा जाए तो एक अच्छा चीज होती है। कॉमेडी जो होता है उसका एंडिंग जो होगा, समाप्त होगा, वो हैप्पी कंक्लूजन, एक खुशी वाला निष्कर्ष के साथ होता है। क्लियर है? आगे, और ये दोनों मिक्स होता है। तीसरा एक पार्ट है ट्रेजेडी कॉमेडी, इसको बोलेंगे ट्रेजेडी डैश कॉमेडी। तीसरा है ड्रामा का प्रकार ट्रेजेडी कॉमेडी। ट्रेजेडी कॉमेडी जो है इज बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, यानी सिंपल इसमें दोनों रहेगा, T+C, दुख और सुख दोनों इसमें दिखाया जाएगा इस सीन में, ट्रेजेडी कॉमेडी। क्लियर है? एक वर्ड दिया है, ये तो तीन प्रकार के होंगे। एक वर्ड दिया है फार्स, FARC, फार्स। फार्स मीन्स अ ड्रामेटिक वर्क डिजाइन सोनली टू एक्साइट लवर। फार्स मतलब उस नाटक में एक यूज किया जाता है वर्ड है, उसका नाम है फार्स। फार्स का मतलब होता है कि एक ड्रामेटिक वर्क, एक ऐसा अभिनय करना, ड्रामेटिक काम करना, ड्रामेटिक वर्क जो डिजाइन किया जाता है स्पेशली, इसी के लिए सोनली, अकेले इसको डिजाइन, DESIGNED, डिजाइंड सोनली, अकेला इसलिए इसको बनाया जाता है कि यह लोगों को एक्साइट करे, टू एक्साइट लॉफर, हंसी आ जाए दुनिया में, हंसी आ जाए, जो देख रहा है ऑडियंस में उसमें क्या आ जाए? हंसी आ जाए। तो एक ऐसा चीज होता है, उसको बोलते हैं फार्स। तो व्हाट इज फार्स? फार्स याद हो जाएगा, फार्स इज अ ड्रामेटिक वर्क विच स्पेशली डिजाइंड सोनली टू एक्साइट लॉफर, जो जानता है उसमें हंसी लाने के लिए, या सिंपल में बोलते हैं हास्य, हास्य, हास्य बोलते हैं ना, हास्य चीज वाला, या हास्य, यानी फार्स ऐसा चीज है जो ड्रामा में यूज किया जाता है, जिससे सामने बैठी जनता या ऑडियंस उसको सुनकर या उसको देखकर क्या हो सके? खुश हो जाए, उसके अंदर एक हास्य कारण हो, हास्य का कारण हो, हंसने का कारण बने। क्लियर? एक और वर्ड है मेलोड्रामा, अलग अलग एक टर्म है, वर्ड है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा, मेलोड्रामा मतलब मेलोडियस, मधुर, मेलोडियस, एक वर्ड होता है मेलोडियस, मेलोड्रामा। तो मेलोड्रामा में क्या होता है? इज टू ट्रेजेडी व्हाट फोर्स इज टू कॉमेडी। शुरू में ट्रेजेडी रहेगा
और इसको कन्वर्ट करके फोर्सफुली ऐसा एक्टिंग करेगा कि वह एक कॉमेडी में बदल जाएगा। आ रहे समझ में? इसी को बोलते हैं मेलोड्रामा। खुशी भी रहेगी, दुखी भी रहेगी, लेकिन शुरुआत होगा दुख से, ट्रेजेडी से, लेकिन ऐसा एक्टिंग करेगा कि अंततः जाते जाते उसका हैप्पी एंडिंग किसमें हो जाएगा? और कॉमेडी में हो जाएगा। यानी कि सिंपल इसको उदाहरण मान सकते हैं, ये किसमें चल जाएगा? ये ड्रामा चल जाएगा ट्रेजेडी कॉमेडी में, T+C वाला कैटेगरी। ये वाला मेलोड्रामा किसमें चल जाएगा? तीसरा पार्ट में जा सकता है। क्लियर है? जब ट्रेजेडी फोर्सफुली इसको कॉमेडी में, शुरू जब होगा ड्रामा तो उसमें दुख वाला सीन आएगा, लेकिन अंत जब होगा तो उसका खुशी एंडिंग हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग होगा उस मूवी का या उस ड्रामा का। क्लियर? तो उसको बोलते हैं मेलोड्रामा। हार्ट मतलब ड्रामा के दौरान ऐसे एलिमेंट को यूज करना, ऐसे डायलॉग को बोलना कि हमारी जनता एक्साइट हो जाए हंसने के लिए। अरे समझे? यानी हास्य का प्रयोग करते हैं। यहां तक क्लियर है? विदाउट नेक्स्ट द मैसिक इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट विच इन्वॉल्व्स, एक और वर्ड है मैसिक, क्या देता हूं, टाइप्स ऑफ ड्रामा लिख लिया था आप लोग ना? एक लास्ट है, इसके बाद क्लास द एंड करते हैं। लास्ट वर्ड सुनिए, इसका नाम दिया है द मैस्क्यू। वर्ड है मैस्क्यू इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट। यह ड्रामा जो रोमांच होता है, ए फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक, नाटक रूप से जो मनोरंजन करते हैं उसका एक रूप है ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट। सब एक नंबरिया है, फार्स क्या है, मेलोड्रामा क्या है, मैस्क्यू क्या है, अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट, यानी ड्रामा का मनोरंजन का एक रूप है। ड्रामा के रूप से मनोरंजन करने का क्या है? एक फॉर्म है, एक रूप है। अच्छा, involves dances and disguises in which the spectacular and musical elements predominate over plot and character। सुन लो, बहुत एक नया कंसेप्ट है। What is मास्क्यू? मास्क्यू क्या है? सुन लो, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। मास्क्यू क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि यह एक ड्रामा रूप से मनोरंजन करने का एक तरीका है। इट इज अ रूप, ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट, यानी कि नाटकीय मनोरंजन का एक रूप है। नाटक करके इसको मनोरंजन करना है, लेकिन इसमें इन्वॉल्व रहता है दो इंपॉर्टेंट चीज। इन्वॉल्व यानी शामिल होना। क्या इन्वॉल्व रहता है? यहाँ डी लगा देंगे। इन्वॉल्व, दो चीज इन्वॉल्व रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी। पहला, इसमें डांस रहते हैं। क्या रहते हैं? डांस। दूसरा डिस्गाइजेस, बहुरूपिया। डिस्गाइजेस मतलब बहुरूपिया, रूप बदलना पड़ता है। अरे समझ में? बहुत सारे रूप रहेंगे इन बीच। अब इन बीच इस ड्रामा में जो हमको इस ड्रामा को देख रहा है स्पेक्टुकुलर, यानी कि दर्शक, स्पेक्टिकुलर यानी कि दर्शक जो है, या ऑडियंस सिंपल में बोल सकते हैं, जो सुन रहा है या देख रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑडियंस। तो आज से जान लीजिए दोनों में अंतर है। जैसे हम स्टेडियम में जाकर मैच देख रहे हैं तो उसको हम वहां कहेंगे स्पेक्टेटर, वहां हम क्या कहला जाएंगे? स्पेक्टेटर। अगर हम लाइव मैच देख रहे हैं कहां? जाकर स्टेडियम में। अगर वही पहले जमाने में रेडियो पर कमेंटेटरी सुन रहे, इतना रन लगा, तो वो हो जाएगा ऑडियंस, जिसका हिंदी अलग होता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि एक है, दोनों एक नहीं है बाबू, अलग अलग चीज है। ऑडियंस अलग होता है और स्पेक्टिकुलर लोग अलग होते हैं। इसको बोलते हैं दर्शक गण। इसको क्या बोलेंगे? दर्शक गण। जो आंखों से लाइव मैच देख रहा है उसको बोलेंगे स्पेक्टेटर्स, और जो कानों से रेडियो के पास कर सुन रहा है उसको बोलेंगे ऑडियंस, श्रोतागण। तो दोनों में बहुत अंतर है, स्पेक्टेटर्स अलग होते हैं और ऑडियंस अलग होते हैं। लेकिन आजकल इतना डिजिटल हो गया है कि घर में एलसीडी टीवी आ गया है, डिजिटल टीवी आ गया है, जो दोनों रूप से ये लोग हैं, S+ है। हम लोग क्या करते हैं? लाइव भी देख लेते हैं मैच चलता है तो, और सुन भी लेते हैं आवाज उसका, डीजे वाला साउंड से, है ना? सबके घर में बुफर पड़ा हुआ है। तो आज के जमाने में हम दोनों हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि दोनों एक है, लेकिन रियलिटी में श्रोतागण उसको कहा जाता है जो लाइव देख रहा है, और ऑडियंस उसको कहते हैं जो केवल ऑडियो को सुन रहा है, लिसन कर रहा है। सो गई बेटिया, गिरे ना, देखो, हाँ हाँ गिरेगी, सो जा। चलो खत्म हो गया ना? तो अब समझ में आया ये क्या है कंसेप्ट? मास्क्यू एक ऐसा कंसेप्ट है जो ड्रामा करने का, मनोरंजन का एक रूप है, जिसमें डांस और बहुरूपिया, डाइजेस मतलब भेष बदल लेना, उसको बहुरूपिया का रहता है लेगा,
और जिसमें ड्रामा कौन देखेगा, दर्शक लोग देखते हैं। और कह रहा है म्यूजिकल एलिमेंट से को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि सिंपल में जोड़ते जाएंगे, स्पेक्टेकुलर और दूसरा देखने वाला, स्पेक्टेकुलर मतलब देखने वाला, दूसरा इसमें म्यूजिक एलिमेंट्स रहेंगे, म्यूजिकल एलिमेंट जोड़ते जाए, 4 हो गया, म्यूजिकल एलिमेंट्स रहेगा। और पी डोमिनेट ओवर प्लॉट एंड कैरेक्टर, और ये लोग इसके ऊपर, किसके ऊपर ये लगा, प्लस पॉइंट पर रहेगा, ऊपर कवर अप करेगा, किसके ऊपर, प्लॉट एंड कैरेक्टर के ऊपर। मैं समझा देता हूं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सुन लो ध्यान से। कह रहा है कि जो व्यक्ति नाटक कर रहा है, क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है, तो ये लोग ऊपर में रहेंगे, उसमें नाच, उसका रूप धरना, डिस्गाइज मतलब बहुरूपीय, दूसरा रूप में स्पेक्टेकुलर दर्शक लोग, और म्यूजिकल एलिमेंट, ये लोग को प्रीडोमिनेट करना है, यानी प्रधानता देना है इन लोग को, इसकी अपेक्षा जो तुम नाटक कर रहे हो, कैरेक्टर कर रहे हो या प्लॉट लिए हो, इसके अपेक्षा इस ड्रामा में डांस का ध्यान दिया जाता है, डिस्गाइजेस का, स्पेक्टेकुलर का और म्यूजिकल एलिमेंट का, म्यूजिक वाले चीजों का। क्लियर है। अब सारांश पढ़ा देते हैं। ये टाइप्स ऑफ ड्रामा थे, अलग प्रकार के ड्रामे थे। ये सब कितने थे, तो 5 ड्रामा बता दिए, कौन कौन, ट्रेजेडी कॉमेडी, फार्स, मेलोड्रामा, मास्की, और एक होता है 1 एक्ट प्ले, यानी कि एक ही भूमिका का नाटक। तो एक फ्रेज में मिटा दे ऊपर वाला, चल लिख रहे हैं आप लोग, लिखिए। हो गया, मिटा दो। चलिए अब समरी बता देते हैं आज का क्लास का, और क्लोज कर देते हैं क्लास। एक ऐसा हम लोग स्क्वायर बना लेंगे, यहां पे लिख देता हूं स्टार में, टाइप्स ऑफ ड्रामा। क्या क्या पढ़े हैं ड्रामा का, उसका समरी बताकर क्लास कंक्लूड कर देते हैं। नंबर 1 ए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेजेडी, पढ़े हैं। दूसरा कॉमेडी, ये सब क्या है, ड्रामा का प्रकार है। तीसरा T&C, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, यही था ना, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। चौथा हंसने वाला, हास्य, फार्स, क्या था, फार्स। पांचवा मेलोड्रामा, और छवा मास्क्यू, MASQ, मास्क्यू। ठीक है। और लास्ट में एक वर्ड दिया है नया, स्टार डाल देते हैं, 1 एक्ट प्ले, एक ही रोल उसमें रहता है, एक ही व्यक्ति करेगा उसको, 1 एक्ट प्ले। क्लियर है। ये होमवर्क है, कल खोज के लाइएगा व्हाट इज 1 एक्ट प्ले। फिर कल मिलते हैं इसी चैप्टर में, पार्ट बी में। ठीक है। इसमें भी लग रहा है 3 दिन क्लास चलेगा। आज पार्ट 1 खत्म कर दिए, कल से स्टार्ट होगा स्टोरी ऑफ ड्रामा, यानी कि इंट्रोडक्शन खत्म हो गया इस चैप्टर का, कल इसका पॉइंट स्टार्ट होगा, स्टोरी ऑफ ड्रामा।